keep your mic mute and listen and write down in your diary whatever you have the queries. In the discussion session, she will discuss and give you the answer of your question. So welcome, Dipali. Hi ma'am, good morning. Yeah, good morning, Dipali. Now you can start the class. Okay. Thank you. Okay, good morning everyone. Please आप अपने speakers mute पे रखो आप, ताकि हम विदाउट एनी डिस्टर्बेंस हम फटाफट ये खत्म कर पाए अपना आज का जो पीटी सेशन है। अभी लास्ट 2 दिनों में हमने पहले दिन तो देख लिया कि राइफल शूटिंग एग्जैक्टली होती क्या है, इक्विपमेंट क्या है, रेंजेस क्या है, उसके उसमें क्या क्या चीजें मैटर करती है। कल हमने उसको और ज्यादा टेक्निकल एस्पेक्ट पे हमने थोड़ी बात की। दीपाली, आप मैं म्यूट कर रही हूँ सबको। हाँ, आप अनम्यूट कर लेना। हाँ जी, आप अनम्यूट कर लो। ओके। सो तो हमने जो कल के सेशन में हमने थोड़ा ज्यादा टेक्निकल पार्ट के बारे में जाना। उसमें जो बैलेंस, स्टेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी, ये जो बेसिक 3 चीजें हैं जो पोजीशन सेट करते वक्त हमें ध्यान में रखनी है, और दैट इज व्हाट वी वांट टू अचीव एट द एंड ऑफ द डे। तो उनके बारे में थोड़ा ज्यादा टेक्निकल और ज्यादा साइंटिफिक इस पे आ गए हम कल। और फिर उसी बेस पे वी सॉ हाउ वी कैन सेट प्रोन पोजीशन। अब ये ध्यान रखिए कि ये 6 वीक्स सर्टिफिकेट कोर्स है। आप में कई सारे ऐसे लोग हैं जो जिन्होंने राइफल शूटिंग कई सालों से राइफल शूटिंग कर रहे हो। आपके लिए ये बहुत ज्यादा बेसिक हो सकता है, लेकिन बेसिक में भी इतनी सारी चीजें होती है कि कई सारी चीजें ऐसी होती है कि जिनकी तरफ आपका कभी ध्यान ही नहीं गया हो, या वो उनके बारे में आपको जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपने एक्सपीरियंस के बल पे इतना सारा अच्छी शूटिंग कर पा रहे। सो एज अ कोच आपके पास अलग अलग तरीके के शूटर्स आएंगे, तो उनके अलग अलग प्रॉब्लम्स होंगे, और सारे प्रॉब्लम्स के सवाल हमारे पास एज अ कोच होने चाहिए। एटलीस्ट कोई भी सवाल आपके पास आए तो आपको उसका जवाब कहाँ ढूंढना है वो पता होना चाहिए। सो उम्मीद करती हूँ कि ये जो हमारे सेशंस है वो सभी के लिए उतने ही फायदेमंद हो जितना। और नेचुरली पिस्टल और शॉटगन के से जो रिलेटेड है, उनको कई सारी चीजें इमीडिएटली समझना मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये जो पीपीटी आपको दी गई है उनको थोड़ा ज्यादा उनको बार बार देखो और समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे जैसे हमारा एक एक सेशन आगे जाएगा या हम प्रैक्टिकल सेशन में आएंगे, तब आपको चीजें समझना आसान हो जाएगा। शुरू करते हैं आज के सेशन से। कल हमने प्रोन पोजीशन के बारे में देखा। आज हम स्टैंडिंग और नीलिंग के बारे में बात करेंगे कि उनके बेसिक्स क्या है, क्या क्या। जैसे कल प्रोन पोजीशन में मैंने कहा कि ये जो क्लोज शोल्डर है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि वही आपका डिसाइड करता है। एक तो शोल्डर क्लोज होने से आपका बैक जो शोल्डर है, शोल्डर क्लोज करना मतलब जबरदस्ती टाइट करना नहीं है। जैसे ये 2 हाथ रखने से जितना टेंशन आता है शोल्डर में, बस उतना है, लेकिन उतने से ही आपको इतना अच्छा शोल्डर का बट प्लेट का पोजीशन मिलेगा, अच्छा शोल्डर प्रेशर मिलेगा, और ये हाथ आपका फ्री हो जाएगा। सो वो एक की पॉइंट है प्रोन पोजीशन में। वैसे ही स्टैंडिंग में कुछ की पॉइंट्स है, नीलिंग में कुछ की पॉइंट्स है, तो उनके बारे में आज हम देखेंगे क्या क्या है। हाँ, अगेन पैरामीटर्स ऑफ शूटिंग, गुड शूटिंग पोजीशन, बैलेंस, स्टेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी। अभी स्टैंडिंग ऐसा पोजीशन है, जैसे हमने कल देखा कि वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और उसके जो ग्रेविटेशनल फोर्स के जो जो बेसिक प्रिंसिपल्स है, या उन पे ये बैलेंस, स्टेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी हर पोजीशन का कैसे डिपेंड करता है। तो अभी यहाँ आप देख सकते हो, इसमें
दोबारा यही चीजें मैं स्टैंडिंग के लिए एक बार एक्सप्लेन करूंगी। कल हमने इसका एक बेसिक देख लिया, जनरल फॉर एनी बॉडी। ओके, अभी ये यहाँ पे एक ये दोबारा हमारे पास ये 4 इमेजेस है। जैसे पहला ब्लॉक है जो मैं कल समझा रही थी कि एक मोबाइल फोन है, खड़ा रखने से उसकी स्टेबिलिटी कम है, जब उसको लिटाते हैं वो ज्यादा स्टेबल है, उसको हिलाना मुश्किल है। अभी यहाँ आप देख सकते हो ये बॉक्स है पहला, जो जो उसकी जो चौड़ी साइज है वो जमीन पे रख के हम उसको उसको हमें जमीन पे रख दिया। तो अभी यहाँ आप देख सकते हैं उसका बेस ऑफ सपोर्ट बड़ा हो गया, मतलब जमीन का बहुत ज्यादा हिस्सा उसने कवर कर लिया अपनी ही वजन से या अपनी बॉडी से। सो नेचुरली उसको सपोर्ट ज्यादा है, तो वो ज्यादा स्टेबल है। उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप देख सकते हो, उस ऑब्जेक्ट का एग्जैक्टली सेंटर में सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो वो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, उसका जो ग्रेविटेशनल लाइन है वो इतना छोटा हो गया, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्लोजर टू द ग्राउंड, ग्राउंड के पास हो गया। सो इसलिए ये जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत ज्यादा स्टेबल है। यही डब्बा हमने खड़ा कर दिया। आप देख सकते हो सेकंड इमेज में। अभी वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो सेंटर तो वो बॉडी का, उस ऑब्जेक्ट का सेंटर वही रहता है एक ही जगह पे, वो नहीं हिलता। लेकिन उसका जो डिस्टेंस है ग्राउंड से वो लंबा हो गया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊंचा चला गया। ठीक है, बेस ऑफ सपोर्ट छोटा हो गया। सो नेचुरली इसको अगर बेसिकली स्टेबिलिटी हम कैसे चेक करते हैं कि कितना फोर्स लगाने से उस चीज को आप हिला सकते हो। सो नेचुरली ये जो खड़ा हुआ जो डब्बा है, उसको हम अगर धक्का देंगे तो वो गिर जाएगा। वही चीज उतने ही प्रेशर से अगर हम जो लेटा हुआ है बॉक्स, उसको उतना ही फोर्स से धक्का देंगे तो वो नहीं गिरेगा, उसको और ज्यादा हमें बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी वो आप उसको टॉपल कर सकते हैं। सो इसलिए, क्योंकि दैट मीन्स फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है वो ज्यादा स्टेबल है, दूसरा ऑब्जेक्ट थोड़ा कम स्टेबल है, स्टेबल है बट कम है। अभी आप देख सकते हो कि तीसरा जो ऑब्जेक्ट है उसमें हमने क्या किया, ऊपर के जो उसके कॉर्नर्स थे वो काट दिए। तो उससे क्या हो गया, वो ऊपर नैरो हो गया, नीचे उसका बेस बड़ा हो गया। तो नेचुरली अभी उसका ऊपर वजन कम है, नीचे ज्यादा है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट हो गया नीचे की तरफ। सो जो आपका सेकेंड इमेज है उससे ये, और उसका बेस ऑफ सपोर्ट तो है अच्छा खासा, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे है, इसलिए ये हमारे सेकेंड इमेज से ज्यादा स्टेबल है। अभी जैसा इसमें जो फर्स्ट इमेज है, इट इज लाइक प्रोन पोजिशन। ठीक है, सेकेंड इमेज है वो वर्टिकल कर दिया, इट्स लाइक अ स्टैंडिंग पोजिशन। बट स्टैंडिंग पोजिशन एग्जैक्टली ऐसे नहीं रहता। अभी हम आते हैं चौथे इमेज की तरफ। ये जो तीसरा ऑब्जेक्ट जो है वो हमने अपसाइड डाउन कर दिया, उसका जो नैरो पार्ट है नीचे कर दिया, चौड़ा पार्ट है वो ऊपर कर दिया। अब तो देखो अब क्या हो गया कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो उसका ऊपर चला गया। ओके, तो बेस ऑफ सपोर्ट छोटा हो गया, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जमीन से दूर चला गया। क्योंकि ऊपर वो ज्यादा चौड़ा है और नेचुरली वहां ज्यादा हेवी भारी है, तो वो ऊपर चला गया। अभी ये थर्ड ऑब्जेक्ट है, उसको अगर आप एक धक्का दोगे तो वो एक पर्टिकुलर फोर्स देने से ही वो गिरेगा। लेकिन अगर ये एक चौथी इमेज है, उसको ऊपर आप थोड़ा सा भी धक्का देंगे तो वो दूसरी तरफ गिर जाएगा। ठीक है, मतलब फोर्स, स्टेबिलिटी क्या है, स्टेबिलिटी इज ability of uh, an object to stay in the same position in spite of the force applied to it। मतलब उसको जितना ज्यादा जोर लगाना पड़ता है उतना वो बॉडी स्टेबल है। तो हमारा जो चौथा है वो दैट इज मोर लाइक अ स्टैंडिंग पोजिशन, कि हम जब खड़े होते हैं और नीचे जैसे नीचे सिर्फ हमारे 2 पैर है, मतलब फुट है, उसका जितना एरिया है बस हम उतना ही ग्राउंड कवर कर लेते हैं। और क्योंकि ऊपर जैसे सर है, 2 हाथ है, हमारा ट्रंक है, तो हमारा जो टॉप है वो भारी हो जाता है, और उसके साथ साथ हम इसके ऊपर टॉप में
एक राइफल भी ऐड कर देते, 5-6 किलो का राइफल आ जाता है ऊपर। तो नेचुरली उसका टॉप हेवी हो गया शूटर की बॉडी का, और बॉटम लाइट हो गया। सो ये फिर ये जो चौथा इमेज है वो रिप्रेजेंट करता है स्टैंडिंग को। सो अभी ये हमारा इमेज है, अभी इसमें हमें मैक्सिमम स्टेबिलिटी लानी है। अभी इसमें बैलेंस तो है क्योंकि काफी सारी सिमेट्री है, मसल्स है जो हमें होल्ड करते हैं, लेकिन इसमें स्टेबिलिटी और हमें चाहिए फॉर बेटर शूटिंग। तो हाउ डू वी गेट इट? अब आप इसमें देख सकते हो कि जब हमारा, जैसे कल मैंने बताया कि हमारा जो नेचुरल बॉडी का शेप है वो इट इज नेचुरली बैलेंस। एक बीच में से अगर एक लाइन निकाले तो वो एक इमेज, हमारा राइट साइड और लेफ्ट साइड एक दूसरे का मिरर इमेज बन जाता है। तो इसलिए हम जब नॉर्मली खड़े होते हैं सीधे तो अच्छा बैलेंस है और स्टेबिलिटी भी ठीक ठाक है। ओके, बॉडी इज बैलेंस। बट जब उसके ऊपर हम ये राइफल रखते हैं, और 2.22 राइफल या इवन इन एयर राइफल, राइफल क्योंकि आगे बैरल है, बैरल की वजह से हमारा जो फ्रंट है, लेफ्ट साइड जो है वो भारी हो जाता है। जब राइफल हमारी बॉडी पे रखते हैं तो उसका लेफ्ट हैंड साइड भारी हो जाता है देन राइट हैंड साइड। और आपका ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जो नाभि के एकदम स्ट्रेट हमारे नाभि के थोड़ा सा नीचे है, वो थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट हो जाता है क्योंकि वहां वजन ऐड हो गया। ठीक है, तो अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए उसके बावजूद भी हम बॉडी बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि वो वजन इतना, एक तो मसल से हम कई सारा उसको होल्ड कर सकते हैं, और इतना ज्यादा वो आगे वजन इतना ज्यादा नहीं है कि हमारी बॉडी अराउंड 50-60 किलोग्राम्स की बॉडी है, उसमें 10% मतलब 6 किलो का राइफल रखते हैं, उसका सब बैरल का वजन 3 किलो है। तो उतना वजन इनफ नहीं है हमारी बॉडी को गिराने के लिए। ठीक है ना, वो इम्बैलेंस, वो वेट काउंटर बैलेंस कर लेता है। लेकिन फिर भी क्योंकि वो सेंटर ऑफ ग्रेविटेशनल लाइन थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड पे चला जाता है, मतलब जो बेस ऑफ सपोर्ट है उसकी एज पे चला जाता है, तो उसमें बैलेंस तो है बट स्टेबिलिटी नहीं है। तो स्टेबिलिटी लाने के लिए फिर हम क्या करते हैं, आप देख सकते हो उसकी बगल वाले पोजीशन में कि एक तो बेस ऑफ सपोर्ट हमने बढ़ा दिया, दोनों पैर जो पहले पास में सीधा खड़े होते हैं, पैरों में डिस्टेंस बढ़ा दिया, तो हम जो ग्राउंड सपोर्ट है उसका उसका एरिया बढ़ा दिया, उसका लेंथ बढ़ा दिया। तो लंबा एरिया हम कवर करते हैं पैरों से, ताकि बेस ऑफ सपोर्ट हमारा बढ़ जाए। और जैसे ही हम पैर फैलाते हैं, हमारा जो अपर बॉडी है, बॉडी का हाइट जो है थोड़ा सा नीचे आ जाता है, तो उससे हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो थोड़ा जमीन की तरफ आ जाता है। ठीक है, और क्योंकि पैर फैलाने की वजह से इट्स नॉट जस्ट पैर भी फैलाते हैं और अपर बॉडी हम थोड़ा सा पीछे ले लेते हैं। उससे क्या होता है, राइफल का वजन हम हमारे इस लेफ्ट हैंड से लेके इस एल्बो यहाँ रेस्ट करके उसका वजन हम बॉडी पे ले लेते हैं, जिसकी वजह से दोबारा हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोबारा जहाँ था बॉडी के सेंटर में आ जाता है। ओके, दैट गिव्स अस लिटिल मोर स्टेबिलिटी। फिर और क्या कर सकते हैं, फिर दूसरा और एक चीज जो हम फ्रंट का देख लिया हमने, फ्रंट में ऐसा ये जो हिप आगे करके फ्रंट का बेंड करके हमने फ्रंट में तो लेके आ गए सेंटर ऑफ ग्रेविटी पीछे। वैसे ही बैक में, क्योंकि हम सीधा खड़े हैं, हमारे सामने फ्रंट में वो राइफल रख दिया, तो उसकी टेंडेंसी रहेगी आगे गिरने की, क्योंकि आगे इतना 5-6 किलो का वजन बॉडी की आगे की तरफ है। तो उसको उस वेट को बैलेंस करने के लिए फिर हम क्या करते हैं कि एक एस शेप, मतलब जैसे फ्रंट से हिप आगे करके फ्रंट में एक ये कर्व बना दिया, बेंड हो गए हम, वैसे ही पेट हिप आगे की तरफ पुश करके, मतलब इन फ्रंट ऑफ यू। ओके,
ऐसे बना के ये एस शेप बना दिया, जिसकी वजह से फिर वो वजन आप उसमें देख सकते हैं उस फिगर में कि ये जो राइफल का वजन है वो काफी हद तक आपके ग्रेविटेशनल लाइन जो है उसके साथ साथ सेंटर लाइन पे आ गया। सो ये जो दो एंगल्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टैंडिंग में, क्योंकि इन्हीं से हमें बेसिक स्टेबिलिटी मिलती है। तो यू कैन सी इस पोजीशन में आप देख सकते हो ये तीनों एक साथ लगा रखे हैं तीनों इमेजेस, ताकि कैसे सीधा था जो नेचुरल सेंटर ऑफ ग्रेविटी, फिर बेस ऑफ सपोर्ट बना बढ़ा दिया, थोड़ा बॉडी का जो अपर बॉडी है थोड़ा पीछे खींच लिया ताकि वजन थोड़ा और बॉडी पे आ जाए, और उसको थोड़ा सा वो एस शेप में आप तीसरी इमेज में देख सकते हो, वो एस शेप में एक कर्व दे दिया, जिससे इवन ऑन दिस प्लेन उस प्लेन पे भी आपका जो ग्रेविटेशनल लाइन है वो सेंटर में आ गया। ओके, और इन सब बेंड्स के वजह से आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, क्योंकि बॉडी हम जब सीधे खड़े रहते हैं तो बॉडी थोड़ा लंबा होता है, जैसे पैर फैला दिया बेंड कर दिया आपका हाइट छोटा हो जाता है। जैसे शूटर का हाइट छोटा हो गया उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यू गो क्लोजर टू द ग्राउंड, तो नेचुरली हमारे सीधे रहने से जितना स्टेबिलिटी है थोड़ा बॉडी जब बैठ जाता है उससे हमें ज्यादा स्टेबिलिटी मिलती है। अभी इसमें क्या है, इसमें है आता है अभी सस्टेनेबिलिटी। अभी ये एक पोजीशन ऐसा है जिसमें हम स्लिंग यूज नहीं कर रहे, तो हम इसमें कोई एक्सटर्नल सपोर्ट नहीं ले रहे हैं, जैसे राइफल को होल्ड करने के लिए हम हाथ पे अपनी बॉडी पे ही राइफल को रेस्ट कर रहे हैं। हम कोई भी किसी भी तरह का एक्सटर्नल सपोर्ट या एक्सटर्नल जैसे स्लिंग स्लिंग उसको राइफल को बॉडी के साथ अटैच करके रखता है, तो वैसा हम कुछ यूज नहीं कर रहे हैं, इट्स फ्री। ओके, सो बेसिकली स्टैंडिंग पोजीशन में हम राइफल का वेट और हमारा अपना बॉडी वेट हम यूज कर रहे हैं स्टेबिलिटी के लिए। और ये पोजीशन क्योंकि वो पूरे टाइम पे, क्योंकि ये इतना मोबाइल है और स्टेबिलिटी कंपेरेटिवली इतना कम है कि उसको पूरे से 20 शॉट तो अभी फिर भी बहुत आसान हो गया, पहले जैसे 40 शॉट था या एयर राइफल में 60 शॉट था, तो उसमें इस पोजीशन को इस पोस्चर को कंटिन्यूअसली मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, जैसे प्रोन और नीलिंग में हम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सपोर्ट ग्राउंड सपोर्ट बहुत कम है। तो उसमें फिर क्या होता है कि इसमें हमारे कई सारे मसल्स यूज होते हैं, जैसे पूरा जो कोर है आपका, कोर मसल्स मतलब एब्डोमिनल मसल्स, स्टमक मसल्स जो है वो, लोअर बैक मसल्स, ये जो पूरा हमारा वो टायर जो होता है वो पूरा उसको कोर कहते हैं। और ये जो कोर मसल्स है, क्योंकि वही एक जॉइंट है लोअर बॉडी और अपर बॉडी को साथ में अच्छे से होल्ड करने वाला है, वो एक मेन पार्ट है हमारे बॉडी का। तो उस कोर में जितनी आपकी ताकत है, जितना स्ट्रॉन्ग कोर होता है, उतना ज्यादा अच्छे से आप ये बेंड कर पाते हो, उस बेंड को मेंटेन भी कर पाते हो, और विदाउट मूविंग वो पोजीशन को आप अच्छे से मेंटेन कर पाते हो। तो स्टैंडिंग पोजीशन में कोर मसल्स है, ग्लूट्स है, जो हिप के पीछे के जो मसल्स होते हैं वो, हैमस्ट्रिंग्स और काफ मसल्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं। वो जो ये जो बेंड्स है जो एस, और ये जो फ्रंट में हम जो पुश करते हैं हिप को, तो ये दोनों ये इस तरीके का जब पोस्टर बनता है तो कई सारे मसल्स उसमें यूज होते हैं, और उसको होल्ड करने के लिए उन मसल्स को होल्ड करना पड़ता है, तो ये सारे मसल्स एक्टिव हो जाते हैं। तो उन एक्टिव मसल्स के लिए ये इतने सारे मसल्स जब एक्टिव हो जाते हैं तो उनको लगातार उनको उस तरीके से मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। तो कई सारे शूटर्स ऐसे चलाते हैं कि एक बार पोजीशन लेके उसे खड़े खड़े ही उसको लोडिंग अनलोडिंग विदा राइफल हटाए बगैर लोडिंग अनलोडिंग करके चलाते हैं। अभी 3 पोजीशन में जैसे 20 शॉट में
20 के 20 नहीं, लेकिन काफी 6-7 शॉट तो आप ऐसे आराम से चला सकते हैं। लेकिन उनके बीच में क्योंकि वो थक जाते हैं, क्योंकि वो मसल्स अंडर टेंशन में है मसल, वो जल्दी थक भी जाते हैं। इसलिए हम इसमें क्या करते हैं, सस्टेनेबिलिटी कैसे आते हैं कि उसमें आपका एक्शन जो है, लोडिंग, अनलोडिंग, लिफ्टिंग राइफल और सेटलिंग डाउन, इसमें आपका एक्शन आपके प्रिसाइज, हर शॉट में वही प्रिसाइज एक्शन करने की हम कोशिश करते हैं। और इसीलिए क्योंकि वो एक्शन हर शॉट अगर आपको एक जैसे जाना जरूरी है, तो उसके लिए ये जो प्रिसीजन एक्शंस का जो प्रिसीजन है वो तभी आ सकता है जब आपकी मसल मेमोरी बहुत स्ट्रांग हो, ताकि हर बार आपको उठाने के बाद आपको पता होना चाहिए कि मैं कौन सा मसल कितना होल्ड करता हूँ, किस जगह पे होल्ड करता हूँ, ताकि आपको सही अलाइनमेंट, सही हाइट और सही टाइमिंग, सही मूवमेंट मिले, सेम सेम मूवमेंट हर शॉट में रिपीट हो। और शॉट के बाद भी जब रिकॉइल आता है तो आपका जो रिएक्शन है वो भी सिमिलर हो। तो वो होने के लिए आपके जो 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 मसल्स यूज होते हैं उनको अच्छे से ट्रेन करना बहुत जरूरी है। तो स्टैंडिंग में सस्टेनेबिलिटी अगर लानी है तो उसके लिए बहुत ज्यादा होल्डिंग करनी पड़ती है, और आपको फिजिकली भी शूटर को स्ट्रांग होना पड़ता है। और इसीलिए स्टैंडिंग में जैकेट और ट्राउजर्स ज्यादा मायने रखता है, उसका सपोर्ट। और क्योंकि वही सस्टेनेबिलिटी, स्टैंडिंग की जो सस्टेनेबिलिटी है ये ऐसे ही आती है, पोस्चर itself does not give you any sustainability. Okay, so let's see how we develop standing position. Okay? यहाँ पर भी वो ही सेम, जैसे इट इज एज्यूम दैट आप कोई भी 50 मीटर का अगर आप शुरू करते हो तो प्रोन से हम यूजुअली शुरू करते हैं, बिकॉज दैट इज रिलेटिवली इजियर पोजिशन। बट जैसे आप स्टैंडिंग से शुरू कर रहे हो तो ये बट्स, बेडिंग स्क्रू वगैरह तो एकदम बेसिक है, बट ये दिस इज स्टैंडिंग स्पेसिफिक सीक्वेंस। इसमें जैसे पहले बट लेंथ चेक करो, क्योंकि प्रोन प्रोन में आपका बट आप ऐसे पकड़ रहे हो ग्रिप, स्टैंडिंग में ऐसे पकड़ रहे हो। तो जब ये हाथ आप यहाँ ऐसे रख रहे हो आराम से विदाउट फोल्डिंग, इसको फोल्ड नहीं करना है, उसको उठाना नहीं है। जब ये शोल्डर आपका रिलैक्स्ड है और ये जब आप यहाँ हाथ रख रहे हो तो बट यहाँ बट यहाँ लगने के बाद आपकी ग्रिप आराम से आपके हाथ में आनी चाहिए यहाँ पे। तो ये इतना लेंथ होना चाहिए आपके स्टैंडिंग में, आपके बट का लेंथ इतना होना चाहिए। वो सेम ये चीज और इसके ये काफी सिमिलर होता है। तो आप इसको ऐसे ही पकड़ के उसको बेसिक सेटिंग करके फिर पोजीशन में आप देख सकते हो कि वो ये लेंथ सही है या नहीं। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन स्टैंडिंग कि ये लेंथ सही हो। अगर ये लेंथ ज्यादा है तो शूटर का हाथ खींच जाता है ऐसे, ठीक? ऐसे होने से ये जो पार्ट है वो टाइट हो जाता है, और जैसे ट्रिगर चलाते वक्त वो ट्रिगर के साथ साथ वो पुल करता है, क्योंकि ग्रिप पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है, और फिर ट्रिगर के साथ साथ आपका हाथ ये पुल करेगा और आपके शॉट राइट में उसको राइट में फेंकेगा। और अगर ये टाइट हो, छोटा हो जाता है, तो जब ये अगर ये छोटा है तो आपको यहाँ पे टाइट फील नहीं होगा, आपका बट यहाँ हमेशा लूज लूज लगेगा। फिर हम क्या करते हैं, शूटर क्या करता है, उसको शोल्डर को जबरदस्ती टाइट करके उसको ऐसे करके होल्ड करके रखता है। तो इसमें भी आपका ये शोल्डर टाइट है, ग्रिप टाइट है, विच इज नॉट एट ऑल गुड फॉर योर शॉट। तो इसलिए इसका पहले तो बट लेंथ सही तरीके से सेट करो। उसके बाद स्टैंडिंग में पाम रेस्ट यूज होता है। पाम रेस्ट के पिक्चर्स आप आगे देखोगे, और पहले भी मैंने डाला हुआ था इक्विपमेंट में। तो उसमें पाम रेस्ट होता है। यूजुअली स्टैंडिंग में हम इस हाथ ऐसा रखते हैं। कभी कभी कुछ लोगों को, वैसे पुराने जमाने में क्योंकि हाइट पाम रेस्ट वगैरह की प्रोविजन नहीं होती थी, तो जिनको हाइट नहीं मिलता था, वी यूज टू होल्ड इट लाइक दिस, ये हाथ सीधा रख के। बट नाउ डेज
उसमें फ्री राइफल हो गया है सभी के लिए, स्पोर्ट्स राइफल भी फ्री है। उसमें रूल्स बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस है नहीं, तो आप जितना मर्जी बीफ पाम रेस्ट यूज कर सकते हो। तो यूजुअली शूटर, क्योंकि ये इसको होल्ड करना आसान है, कंफर्टेबल है, तो शूटर्स पाम पे उसको राइफल को रेस्ट करते हैं और उसके नीचे एक ब्लॉक लगा देते हैं ताकि राइफल बहुत नीचे न जाए, शूटर के सर तक आ जाए। तो इसलिए हम पाम रेस्ट यूज करते हैं। तो एक बार लेंथ फिक्स हो गया, उसके बाद पाम रेस्ट ऐड करो। फिर ट्राउजर्स को पूरे जिपर पूरे कंप्लीटली लगाने हैं ताकि आपको ऑप्टिमम सपोर्ट मिले। और जब आप ट्राउजर पूरी तरीके से टाइट करते हो, आपको ये ख्याल रखना है कि ट्राउजर का सपोर्ट जो है वो यहाँ पे लोअर लोअर बैक में ज्यादा अच्छे से मिलता है। और उसका जो बेल्ट होता है वो बहुत ज्यादा टाइट ना करें। कई बार जैसे हम नॉर्मल पैंट का जब बेल्ट बहुत ज्यादा पैंट को वहां रोकने के लिए टाइट करते हैं, लेकिन शूटिंग ट्राउजर्स का ये जो बेल्ट है वो बहुत ज्यादा टाइट करने से वो ट्राउजर आपको मुड़ने नहीं देता। ये जो हमें जो बेंड करना है, जैसे हिप आगे पुश करने हैं या सामने की तरफ जो बेंड लेना है, वो अगर बेंड चाहिए तो आप ये जो ट्राउजर का बेल्ट है वो बहुत ज्यादा टाइट नहीं कर सकते। वो टाइट होने से वो आपको आपका बैकबोन उसको सीधा ही रखेगा, और आप कोशिश भी करोगे बेंड होने की तो वो बार बार आपको आपकी बॉडी को पुश करता रहेगा ट्राउजर, और उससे बॉडी में स्वे आता है। इट डजंट अलाउ योर बॉडी टू सेटल डाउन। तो इसलिए ट्राउजर पहनते वक्त ये ध्यान रखना है कि इसका जो ऊपर का बेल्ट है वो बहुत ज्यादा टाइट ना करे। बस जितना जरूरी है उसमें थोड़ी सी एक दो उंगली की जगह छोड़े ताकि वो आपके शूटर को अच्छी तरीके से बेंड होने में मदद करे, बेंड होने से रोके नहीं। फिर जैकेट के तो सारे ही बटन हमें लगाने होते हैं ताकि पूरा का पूरा सपोर्ट मिले। फिर बट प्लेट जो होता है, कल मैंने जैसे प्रोन में कहा, ये अगर आपका राइफल है तो प्रोन में जो बट प्लेट लगता है, ये जो बट प्लेट होता है वो प्रोन में ऊपर लगता है और स्टैंडिंग में नीचे लगता है। क्योंकि प्रोन में हम ऐसे लेटे हुए हैं तो हमारा जो शोल्डर और हेड पोजीशन है वो हमारा सर जो है चीक पीस नीचे रहता है, तो इसलिए, और शोल्डर ऊपर आता है, इसलिए बट प्लेट ऊपर करना पड़ता है। लेकिन स्टैंडिंग में क्योंकि हम सीधे खड़े हैं, चीक और ये जो आर्मपिट है उसका डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो इसलिए वो बट प्लेट हमें नीचे करना पड़ता है। तो स्टैंडिंग में बट प्लेट नीचे जाएगा सेंटर पॉइंट से। देन व्हेन यू, ये तो इक्विपमेंट आपने रेडी कर दिया। ऑफकोर्स उसमें जूते आपको पहनने हैं। जूतों का अभी टाइटनेस इतना होना चाहिए कि एंकल के जगह पे, एंकल जॉइंट के यहाँ बहुत ज्यादा आप टाइट ना करें, क्योंकि वो बहुत ज्यादा टाइट होने से वो आपके जब शूटर ऐसे आगे हिप आगे पुश करके खड़ा होता है तो उसको, जब पैर, हम ऐसे सीधे नहीं खड़े होते, हम ऐसे खड़े होते, तो अगर एंकल का जो जॉइंट है वहां बहुत ज्यादा टाइट आप प्लेस करते हो तो ये आपके पैरों को ऐसे होने नहीं देता, वो बार बार सामने से पैरों को पीछे पुश करता है। तो जब स्वे आता है वो उसकी वजह से भी आ सकता है। सो ये जब आप जूते टाइट कर रहे हैं वो ऐसे इस तरीके से करें ताकि अंदर, जूते के अंदर भी आपका पैर, क्योंकि उसके ऊपर इतना प्रेशर आता है, उसको थोड़ा फैलने का की जगह होनी चाहिए फुट को। अगर बहुत ज्यादा टाइट करते हैं तो वो सारा वजन ले नहीं पाते अच्छे से। सो उस हिसाब से आपको जूते भी टाइट करने हैं। फिर आप ये देख सकते हैं शूटर कैसे फाइंडिंग बैलेंस विदाउट राइफल। ओके, पहले तो विदाउट जैकेट ट्राउजर आप शूटर को खड़ा करो, टू फर्स्ट टू अंडरस्टैंड कि क्या बैलेंस कैसे फील होता है आपके शूटर को, कौन से मसल्स यूज होते हैं, और ये जो दोनों जो बेंड है, बॉडी बैलेंस करने के लिए जो बेंड जरूरी है, उसमें हाउ यू फील। कल जैसे हम आउटर पोजीशन और इनर पोजीशन के बारे में बात कर रहे थे, तो उसमें अभी इनर पोजीशन मतलब आपकी जो फीलिंग है इनसाइड जैकेट एंड ट्राउजर्स, आपकी बॉडी जिस तरीके से शेप ले रही है और उसकी जो फीलिंग है
वो सिर्फ शूटर ही जान सकता है। और उसकी फीलिंग शार्प होने के लिए आप बेस से ही इन चीजों पे अगर ध्यान दें तो शूटर कैन रिलेट। जैसे विदाउट ट्राउजर विदाउट जैकेट जब शूटर खड़ा होता है, हाउ दैट शूटर फील्स ऑन, उसके पैरों पे वो पूरा जब वजन देके खड़ा है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे है ना, पैरों पे एक पैर दूर रख के उसके ऊपर पूरा बॉडी बैलेंस कर रहा है, तो हाउ दैट शूटर फील्स। और उस बेंड में हाउ ही फील, लोअर बैक में कौन से मसल्स टाइट है, ग्लूट कितने टाइट है, कैसे फील होता है जब मसल्स टाइट होते हैं तब, और कौन से मसल खींच रहे हैं, कौन से मसल टाइट है, ये सारा समझना और वो मसल मेमोरी डेवलप करने के लिए ये स्टेप बाय स्टेप सीखना बहुत जरूरी है चीजों को। तो पहले तो विदाउट एनी इक्विपमेंट शूटर को आप खड़ा करो to understand the basic balancing of the body. Then फिर जूते और ट्राउजर्स पहन के खड़ा करो ताकि द शूटर अंडरस्टैंड्स कि ट्राउजर पहनने से कहाँ कहाँ क्या क्या सपोर्ट मिला और क्या क्या चीजें आसान हो गई। और फिर देन जैकेट ट्राउजर जूते तीनों के साथ। सो जब ऐसे स्टेप बाय स्टेप आप जाते हो तो शूटर को वो फीलिंग समझना और दोनों में का मतलब कैसे जैकेट ट्राउजर कहाँ पे और कितना सपोर्ट दे रहे हैं ये समझना आसान हो जाता। नाउ फाइंडिंग बैलेंस विथ राइफल। फिर एक बार इक्विपमेंट के साथ वो बैलेंस समझ गए शूटर, उसके बाद फिर राइफल के साथ खड़े होना है। और जैसे ही नेचुरली राइफल का जो एक्सेस वेट आ जाता है उसके बाद कुछ चीजें बदल जाती है बॉडी में, कुछ मसल्स काम करने लगते हैं राइफल होल्ड करने के लिए। जैसे आपका ये सारा ये जो राइट साइड है वो ज्यादा थोड़ा ज्यादा टेंस हो जाता है लेफ्ट साइड के हिसाब से। लेफ्ट साइड पे तो उसका वजन है बट वो वजन सीधा सीधा नीचे जा रहा है, तो लेफ्ट साइड की फीलिंग अलग है, राइट साइड की फीलिंग अलग है। तो ये इनका जो डिफरेंस है वो समझने के लिए ये अगेन दीज स्टेप्स आर नेसेसरी। अभी आप राइट वाले इसमें देख सकते हो कि वो स्टैंडिंग में एक जैसे ब्लू लाइन से मैंने मार्क किया है। सो हमारा जो लोअर बॉडी है दैट बिकम्स अ टेबल, वो एक टेबल जैसे बना देता है जिसके ऊपर हमारा लोअर बॉडी हम छोड़ते हैं। लोअर बॉडी को टाइटली होल्ड करके नहीं रखना है, उसको इस तरीके से बैलेंस करना है, सॉरी अपर बॉडी को टाइटली होल्ड करके नहीं रखना है, उसको इस तरीके से लोअर बॉडी पे रखना है जैसे कि आपने एक टेबल पे रख दिया। तो यू यूज लोअर बॉडी लाइक अ टेबल। और वो जब ये बेंड करते हैं हम मतलब वो लोअर बॉडी जो होता है वो अच्छे से टाइट हो जाता है और अपर बॉडी होता है वो रिलैक्स रहता है ताकि ट्रिगरिंग है बाकी मूवमेंट है उसका मूवमेंट मिनिमाइज हो। और वो जब आप ट्रिगर स्मूथली ट्रिगर चलाते हो तब आपका उसके बाद की जो आपकी मूवमेंट्स है वो उतनी ही स्मूथ और शांत हो। इसलिए अपर बॉडी रिलैक्स होना बहुत जरूरी है। सो एक बार ये बेसिक पोस्चर शूटर समझ गया, फिर उसके हिसाब से उसका जो भी एनाटॉमी है उसका जो भी जैसा उसका बॉडी है उस हिसाब से आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज एडजस्ट करनी है। कि सबसे पहले तो बट प्लेट, इसमें एक स्टेप मिसिंग है, एक फाइंडिंग बैलेंस विथ राइफल के साथ। पहले तो आपको पाम रेस्ट शूटर के हिसाब से कितना हाइट चाहिए उसको उस हिसाब से आपको पाम रेस्ट खोलना है। उसके बाद आपको बट प्लेट लैटरली वर्टिकली सेट करना है कि राइफल शूटर को कितनी पास चाहिए दूर चाहिए बॉडी से, क्योंकि ये पोजीशन प्रोन पोजीशन से बहुत अलग है। प्रोन में हम ऐसे सामने रख रहे हैं तो हमारा जो हेड पोजीशन है वो बहुत अलग है, हमारा देखने का तरीका बहुत अलग है। प्रो और स्टैंडिंग में ये पूरा ऐसे हो जाता है, तो ये सारा जो पार्ट है उसका जो भी कॉम्बिनेशन है वो चेंज हो जाता है। तो राइफल पास लाने के लिए आपको मे बी राइफल किसी का बहुत चौड़ा फेस है तो राइफल दूर रखना पड़ेगा, कोई बहुत सर बहुत पतला है या इट डिपेंडिंग ऑन द बॉडी टाइप वो आपको राइफल शूटर के पास करना पड़ेगा या दूर करना पड़ेगा। तो उसके लिए बट प्लेट राइफल के साथ बट प्लेट राइट लेफ्ट आपको जो भी एडजस्ट करना है लैटरली उसको एडजस्ट करना है, और फिर हाइट के लिए वर्टिकली एडजस्ट करना है।
जैसे कि आपको शूटर का चीक पीस जो है वो चीक के सर के नीचे आए और सर आराम से उसके ऊपर रेस्ट हो। ये पहले तो बेसिक बेसिक सेटिंग है। इसके बाद आपको बट प्लेट के बाद चीक प्लेट एडजस्ट करना है, राइट लेफ्ट और अप एंड डाउन। और उसके बाद अलाइन राइफल विद द लाइन ऑफ टारगेट। अगेन जैसे प्रोन में दिखाया था कि जिस तरीके से उसको प्रोन में जैसे एक एल्बो का जो ये पॉइंट था उसके अराउंड हमने पूरा पोजीशन घुमा दिया, वैसे स्टैंडिंग में भी अलाइनमेंट ढूंढते वक्त स्टैंडिंग में दो तरीके से हम अलाइन करते हैं। एक तो जैसे जहां खड़े हैं हम, अगर लेफ्ट राइट है तो आप पूरा पोजीशन इस पॉइंट पे पूरा गोल घुमा सकते हो। लेकिन शूटर फील्स अनकंफर्टेबल जब वो टारगेट के लाइन पे सीधा नहीं खड़ा होता, तो उसको थोड़ा सा अजीब फीलिंग होती है। इसलिए फिर हम क्या करते हैं कि द एंटायर पोजिशन, एंटायर बॉडी इज मूव्ड आइदर, अगर राइट में जा रहा है तो हम पीछे जाते हैं, अगर लेफ्ट में जा रहा है तो पूरा बॉडी हम आगे करते हैं। तो इसके बारे में मैं शाम को थोड़ा ज्यादा डिटेल में बताऊंगी, अलाइनमेंट के बारे में आप जरा याद दिलाना मुझे। बट क्योंकि अभी और एक पोजीशन हमें खत्म करना है आज के दिन में। तो अलाइनिंग राइफल विद द लाइन ऑफ टारगेट कम्स द लास्ट, ये सबसे आखिरी। हर इसमें आप ये प्लीज इसको नोट करें और याद रखें कि राइफल का जो अलाइनमेंट है टारगेट के साथ वो सबसे एंड में आता है। सबसे पहले तो आप राइफल टारगेट बाकी सब कुछ इग्नोर करके पहले अपना पोजीशन ठीक बनाओ। एक बार आपका पोजीशन ठीक बन गया, इसके बाद राइफल को टारगेट पे लाना बहुत मुश्किल नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब हम खड़े होते ही पहले टारगेट को देख के हम अ, अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, और उसमें कई सारे फिर गलतियां रह जाती है हमारे पोस्चर में। तो पहले तो हम अपना पोस्चर ठीक करो और उसके बाद उसको टारगेट के साथ अलाइन करो। तो ये जो चीजें हैं, फिर उसके बाद फिर आपका शुरू हो जाएगा। फिर मतलब जैसे अलाइनमेंट ये बेसिक सेटिंग हो गई, लेकिन ये जब नया नया हम जब सेट करते हैं तो आपको दोबारा उसी सीक्वेंस में जाके देन यू अगेन चेक हाइट। आपको मे बी पाम रेस्ट खोलना पड़े या पाम रेस्ट बंद करना पड़े। फिर आपको फिर उसके बाद शूटर को लगेगा कि और मुझे पास चाहिए राइफल, तो और थोड़ा बट प्लेट सेट करना पड़ेगा। फिर उसके नेक पे अगर बल आ रहा है तो आपको बट प्लेट फिर से ऊपर नीचे करके सेट करना पड़ेगा। देन अगर बट प्लेट ऊपर नीचे किया तो फिर से हाइट चेंज हो जाएगी, तो आपको पाम रेस्ट फिर से खोलना या बंद करना पड़ेगा। सो ये एक सर्कुलर प्रोसेस है, वो चलता रहता है जब तक फाइनल फिनिश्ड सेटिंग नहीं होती। लेकिन उसको भी आप उसी सीक्वेंस में अगर आप करोगे तो सारी चीजें सही तरीके से सेट हो जाएंगी और कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा शूटर। फिर इसके बाद आता है फाइन ट्यूनिंग। वही जैसे बट हुक है, कल जैसे मैंने कहा कि जो बट हुक मतलब टेल, टेल जो होता है वो आपके ये आर्मपिट है उसके अलोंग रहना चाहिए। वो कहीं किसी भी जगह पे, ना बाहर की तरफ ना अंदर की तरफ, अगर वो प्रेस कर रहा है तो वो फिर आपको आपके शॉट में रिकॉइल में उसको एक तरफ उसको फेंकेगा, मतलब आपका रिकॉइल ठीक नहीं आएगा। तो इसलिए ये टेल जो होता है उसको सही तरीके से सेट करना बहुत जरूरी है। लेकिन ये फाइन ट्यूनिंग में आता है। बेसिक सेटिंग जब आपका सेट हो गया उसके बाद आप इसको सेट कर सकते हैं। फिर ग्रिप का है, जैसे ग्रिप हर शूटर का ये शेप है उसका, पाम है किसी का बहुत पाम बहुत किसी का बहुत क्या कहते हैं फैटी पाम है, मतलब इसके जो माउंट्स है वो ज्यादा है, किसी का एकदम पतला पतला हाथ है। तो ग्रिप का जो भी साइज है उसके हिसाब से वो कैसे ग्रिप कर रहा है और कहाँ कैसे होल्ड कर पा रहा है, और प्रेशर अगर सही आ रहा है, ग्रिप की फीलिंग ठीक है, या उसके साथ साथ अगर ट्रिगर ग्रिप बहुत बड़ी है तो ट्रिगर फिंगर ट्रिगर तक नहीं पहुंचता, तो फिर आपको ग्रिप भी उसी से, ग्रिप और ट्रिगर दोनों का डिस्टेंस है
तो सही तरीके से सेट करना है, तो ये सारी चीजें आती है फाइन ट्यूनिंग में। अगेन हेड पोजीशन, ये बेसिक बट प्लेट और चिक पीस सेट करने से हेड पोजीशन तो आ जाता है, लेकिन फिर उसके साथ साथ आपको साइड अलाइनमेंट ठीक अगर करनी है तो वो बार बार, जैसे कल मैंने कहा, 3-4 बार आप नेचुरली जहां आपका सर आता है वो देख के फिर आंख खोल के देखो कि साइड्स ठीक है या नहीं, साइड फ्रंट साइड एंड बैक साइड अलाइंड है या नहीं। अगर वो अलाइंड है तो आपका हेड पोजीशन ठीक है। तो ये सारे फाइन ट्यूनिंग में आते हैं, क्योंकि ये बहुत चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं, बट ये बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। फिर अगेन पाम रेस्ट, पाम रेस्ट का अपने कई सारे टाइप्स के पाम रेस्ट होते हैं। तो आपके शूटर को कौन सा सूट करता है और उसको किस तरीके से पाम रेस्ट में फिर राइफल का एंगल है, उसका हाइट है, जिस तरीके से पाम पे वो सेट बैठ रहा है, उस हिसाब से उसको पाम रेस्ट की भी फाइन ट्यूनिंग, जैसे उसके एंगल है जिससे राइफल में कैंट आ सकता है या नहीं आ सकता, तो वो सारी चीजें फाइन ट्यूनिंग में बाद में आती है। और बैलेंसिंग राइफल, कल मैंने प्रोन में आपको दिखाया था कैसे बैलेंस करना होता है एंगल राइफल को। तो स्टैंडिंग में ये बहुत ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि अगेन आप उसको सपोर्ट बहुत कम है, तो ऑन ऑलमोस्ट ऑन लेफ्ट हैंड आपका पूरा राइफल, हम उसका वजन हम लेफ्ट हैंड पे सारा झेल रहे हैं, और लेफ्ट हैंड के आगे बैरल सारा का सारा लेफ्ट हैंड के आगे बाहर है। तो उसकी वजह से उसको काउंटर करने के लिए, काउंटर बैलेंस करने के लिए पीछे वजन डालना जरूरी है, ताकि आपके लेफ्ट हैंड पे राइफल अच्छे से बैलेंस्ड हो। तो आप अभी ये पाम रेस्ट यहाँ देख सकते हो कि आपके जो शूटर है उसके आर्म के लेंथ के हिसाब से अलग अलग तरीके से वो पाम रेस्ट यूज कर रहे हैं। अभी ये एक इसमें देख सकते हो आप, इसका नॉर्मल पाम रेस्ट है, हाइट बहुत कम है। यहाँ इस पाम रेस्ट में इतना चौड़ा उसको और एडिशनल ब्लॉक डाला हुआ है, इसमें ये अलग टाइप का पाम रेस्ट है एंड इट्स स्टिल डीपर। सो इस तरीके से अलग अलग टाइप के पाम रेस्ट शूटर्स यूज कर सकते हैं। और आप इसमें देख सकते हो कि ये कितने सारे वेट्स, ये जो पीछे डले हुए हैं, ये जो रिंग दिख रहे हैं, वो सारे रिंग्स एडिशनल वेट्स है। तो इसमें डले हुए, क्योंकि शूटर को राइफल बैलेंस करने के लिए इसकी जरूरत है। आप इस दूसरे इसमें भी देख सकते हो कि पीछे बट प्लेट में इतने सारे वेट डाल रखे हैं, ताकि जो बैरल का, फ्रंट का बैरल का जो वेट है वो बैलेंस हो पाए। ओके, सो ये हो गई हमारी स्टैंडिंग। अभी लेट्स गो टू नीलिंग। नीलिंग में अगेन, नीलिंग ये सबसे ज्यादा थोड़ा सा टैक्टफुली उसको सेट करना पड़ता है, और थोड़ा क्रिटिकल पोजीशन है, इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, लेकिन ये ना प्रोन जैसे पूरा का पूरा ग्राउंड से सपोर्टेड है, ना ही स्टैंडिंग जैसे पूरा का पूरा फ्री है। दिस पोजीशन इज इन बिटवीन प्रोन एंड स्टैंडिंग। तो पहले तो देखते हैं कि इसमें चैलेंजेस क्या क्या है इस पोजीशन में। अगर अभी तीनों ही जो हमारे पोजीशन के पैरामीटर्स है, बैलेंस, स्टेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी, इन तीनों के ऊपर ये कैसे उतरता है पोजीशन, हम देखते हैं पहले। अभी बैलेंस और स्टेबिलिटी का ऐसे है कि आप इस पोजीशन में देख सकते हो, ये जनरली ये ऊपर से हमने लिए हुए पिक्चर्स, कि ये जो पोजीशन है उसका बेस ऑफ सपोर्ट जो है उसमें आपका लेफ्ट फुट, और इसमें पहले आपको बेसिक बता दूं कि ये जो शूटर एक राइट फुट और राइट लेग फोल्ड करके उसका जो हील है उसके ऊपर शूटर बैठता है। ओके, और हील के नीचे हम सपोर्ट के लिए नीलिंग रोल रखते हैं, उसके ऊपर सारा बॉडी वेट देख के शूटर बैठता है। और आप देख सकते हो इस पोजीशन में कि लेफ्ट हैंड, लेफ्ट घुटने पे लेफ्ट हैंड को हम सपोर्ट देते हैं। सो यहाँ आपके सपोर्ट पॉइंट्स क्या है, एक कांटेक्ट पॉइंट्स ग्राउंड के साथ कांटेक्ट पॉइंट है लेफ्ट लेग, लेफ्ट फुट, नीलिंग रोल एंड राइट फुट, राइट नी। ओके, सो आप इस पोजीशन में देख सकते हो कि ये हुआ हमारा जो सेकंड इमेज है, उसमें जो ट्रायंगल बना हुआ है दैट इज आवर बेस ऑफ सपोर्ट। लेकिन ये बेस ऑफ सपोर्ट प्रोन के कंपैरिजन में तो ये बहुत छोटा है, स्टैंडिंग के कंपैरिजन में रिलेटिवली बड़ा है। सो इसमें स्टेबिलिटी
स्टैंडिंग से बेहतर स्टेबिलिटी हम इसमें ला सकते हैं। लेकिन इसमें भी कैसा है कि हमारा जो राइट नी है, जो दाहिना घुटना जो जमीन पे टिका हुआ है, वो एक्चुअली पूरे इंटायर आपके वो सिर्फ अपना अपना वेट ले लेता है, अपने वेट को सपोर्ट करता है, क्योंकि आपका पूरा अपर बॉडी उससे कहीं पर भी अटैच नहीं है। अगर हम ये राइट हैंड से उसको कुछ अटैच करते तो वो राइट नी पे कुछ हमारा बॉडी वेट चला जाता, लेकिन क्योंकि कहीं किसी भी तरीके से अपर बॉडी राइट घुटने के साथ अटैच नहीं है, दैट इज एक्चुअली नॉट अ वो पूरे पोजीशन का सपोर्ट पॉइंट वो नहीं है। वो सिर्फ अपना अपना सिर्फ राइट जो लेग है उसका वजन लेता है और उसको वो जमीन पे सपोर्ट करता है। रेस्ट ऑफ द बॉडी इज सपोर्टेड ऑन, आप तीसरे इसमें देख सकते हो, तीसरी इमेज में। सो एक्चुअल जो राइफल और सारे अपर बॉडी का वजन जो है वो ये 3 पॉइंट्स पे ही आता है, जहां हमारा पूरा जो नीलिंग रोल पे जब हम बैठते हैं तो वो पूरा राइट फुट और नीलिंग रोल, वो नीलिंग रोल की जितनी चौड़ाई है वो, और आपका लेफ्ट फुट, बस यही आपका बेस ऑफ सपोर्ट बन जाता है। तो ये बेस ऑफ सपोर्ट एक्चुअली जितना हमें लगता है उससे छोटा है, बट एट द सेम टाइम क्योंकि हम बैठे हुए हैं, हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी जमीन के, हम वी आर क्लोजर टू द ग्राउंड, तो इस वजह से स्टैंडिंग के रिलेशन में इसकी स्टेबिलिटी बेटर है। लेट्स सी निगेटिव, निगेटिव तो नहीं कह सकते, लेकिन ये थोड़ा चैलेंजेस क्या है इस पोजीशन के और उसके पॉजिटिव्स क्या है जिससे हमें बेटर स्टेबिलिटी मिल सकती है। एक तो है कि एसिमेट्रिक पोजीशन है, मतलब किसी भी तरह से हम जो बॉडी का हमारा नेचुरल बैलेंस से का जो स्ट्रक्चर है वो हम यूज नहीं कर रहे हैं, हम बॉडी की सिमेट्री हम उसमें बिल्कुल यूज नहीं कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड, लेफ्ट घुटना ऊपर है, राइट घुटना नीचे है, लेफ्ट हैंड घुटने पे रख के लेफ्ट हैंड से सपोर्ट दे रहे हैं और राइट हैंड पूरा फ्री है। सो इस सब इन सब चीजों की वजह से ये जो पोजीशन है बिल्कुल एसिमेट्रिक है, उसको कहीं पर भी सिमेट्री का कोई एडवांटेज नहीं है बॉडी की सिमेट्री का। दूसरा है हेवी एंड मोबाइल टॉप, क्योंकि हम बैठे हुए हैं लेकिन सारा जो वजन है, एक तो हमारा सर इतना भारी है, अपर बॉडी भी, मेजॉरिटी ऑफ बॉडी पार्ट लाइक मेजॉरिटी ऑफ बॉडी वेट इज इन अपर बॉडी, दोनों हाथ का वजन और ऊपर के साथ साथ राइफल का वजन। तो जो पोजीशन का अपर पार्ट है वो भारी हो जाता है, एंड क्योंकि उसको राइट हैंड साइड से आप कहीं से भी सपोर्ट नहीं दे रहे हो, इट्स मोबाइल, ओके। और नैरो बीओएस, बीओएस मतलब बेस ऑफ सपोर्ट छोटा है, जैसे पहले पोजीशन में, पहले एक स्लाइड में उसमें आपने देखा था। लेकिन उसके पॉजिटिव्स क्या है, लो पोजीशन है, जैसे हम पहले स्टैंडिंग में खड़े थे और ये जो चीजें हैं हम स्टैंडिंग के रिलेशन में देखेंगे कि इसमें स्टैंडिंग से बेटर स्टेबिलिटी कैसे मिल सकती है। लो है ग्राउंड के, इट इज क्लोजर टू द ग्राउंड, तो नेचुरली स्टेबिलिटी वी कैन हैव अ बेटर स्टेबिलिटी। फिर उसको स्लिंग का सपोर्ट है, राइफल बॉडी के साथ अटैच रखने के लिए स्लिंग का सपोर्ट है, तो मसल्स उसको बॉडी से अटैच रखने के लिए आपको ज्यादा मसल्स यूज नहीं करने पड़ते। और इसमें हम नीलिंग रोल यूज करते हैं, तो नीलिंग रोल और स्लिंग ये दो एक्सटर्नल सपोर्ट है कि नीलिंग रोल पे बैठ के हम सारा वजन उसके ऊपर छोड़ सकते हैं। तो ये दो चीजें जो है वो एक्सटर्नल सपोर्ट व्हाट वी आर यूजिंग इन नीलिंग पोजीशन। फिर आप इस पोजीशन में आप देख सकते हो, तो इसलिए क्या होता है, क्योंकि ये इस तरीके का पोजीशन है, इसमें आप किस तरीके का वेट डिस्ट्रीब्यूशन करते हो वो बहुत मायने रखता है। एक पोस्चर इस तरीके का है कि राइट लेग पे आप बहुत ज्यादा वेट नहीं डाल सकते, मतलब कोई भी वेट नहीं डाल सकते, क्योंकि उसके साथ कोई अटैचमेंट नहीं है। अगर आप ऐसा ऐसा करके उसके ऊपर वेट डालोगे तो आपका अपर बॉडी हैंगिंग है, तो वो बार बार वो जैसे मसल कुछ देर तो आप होल्ड कर पाओगे, बट उसका हमेशा ही उसकी टेंडेंसी दाहिने तरफ गिरने की हो जाएगी, इसलिए आप राइट लेग का सपोर्ट नहीं ले सकते।
सो राइट नी पे सिर्फ राइट लेग का वजन आता है, आप देख सकते हैं इस पोजीशन में। और लेफ्ट हैंड जो है, लेफ्ट हैंड राइफल का जो राइफल को जिस जगह पे सपोर्ट करता है उसके आगे का जो पार्ट है, मतलब बैरल का सारा वजन इस हाथ पे आता है। और क्योंकि स्लिंग ने उसको कुछ स्लिंग के सपोर्ट की वजह से स्लिंग उसको पुल कर रही है पीछे, तो काफी सारा राइफल का वेट है जो पीछे आ जाता है, अपर बॉडी पे हम ले सकते हैं। तो इस हाथ पे जो वेट आता है उसका अपना जो वेट है वो, और राइफल का पार्शियल वेट, राइफल का पूरा वेट इस हाथ पे नहीं आता है, पार्शियल वेट आता है। बाकी का वेट क्योंकि हम उसको बट हुक से राइफल हमने यहाँ पर भी फंसा के रखा है, तो उसके पीछे का सारा वेट अपर बॉडी पे आ रहा है। ठीक है। सो नाउ वी सी कि फिर नीलिंग रोल जो एक मेजर सपोर्ट पॉइंट है हमारा, तो उसके ऊपर क्या क्या वेट आता है। तो उसके ऊपर मेजर वेट जो है, क्योंकि वो नीलिंग रोल हमारे लिए एक मेजर सपोर्ट पॉइंट है, तो जितना जितना वेट हम उस पर डालेंगे उतना ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगा, बिकॉज दैट फॉर्म्स अ मेजर पार्ट ऑफ आवर बेस ऑफ सपोर्ट। सो पूरा एंटायर ट्रंक मतलब अपर बॉडी जो है उसका एंटायर वेट नीलिंग रोल पे आना चाहिए। राइट हैंड क्योंकि वो ग्रिप से लटका हुआ है, तो राइट हैंड का वेट आता है नीलिंग रोल पे। राइट राइट फुट का पार्शियल वेट क्योंकि वो अटैच्ड है हमारे हिप के साथ, सो हिप का कुछ पार्ट उसका वेट नीलिंग रोल पे आता है। और राइफल का पार्शियल वेट नीलिंग रोल पे आता है। और नेचुरली हमारे सर का वेट भी नीलिंग रोल पे आता है। जब इस तरीके का वेट डिस्ट्रीब्यूशन है, जब मैक्सिमम वेट नीलिंग रोल पे है, तो आपका पोजीशन ज्यादा से ज्यादा स्टेबल हो सकता है। अगर ये इसमें से अगर बहुत ज्यादा वेट अगर आप आगे डालते हो लेफ्ट हैंड पे, तो आपका जो स्टेबिलिटी है, तो लेफ्ट हैंड पे बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा, तो लेफ्ट हैंड बहुत जल्दी थक भी जाएगा और उसको होल्ड करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम पोजीशन कैसे बनाते हैं, यू कैन सी। ओके, वो तो हो गया स्टेबिलिटी के लिए हमें क्या करना है, ये हो गया वेट डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से करना है कि बेटर स्टेबिलिटी मिले। तो सारा वेट हमें पीछे रखना है, बट वो पीछे रख कैसे रखना है, okay? क्योंकि जैसे ही हम बैठते हैं बॉडी वेट बॉडी आगे झुक जाती है और वो वेट लेफ्ट हैंड पे ट्रांसफर होता है, तो वैसा ना हो इसलिए हम क्या करते हैं, नीलिंग रोल पे बैठते हुए एक तो ऐसी ऐसे पोजीशन लेना है जैसे यहाँ से मैंने एक सुई डाल दी अंदर, और फिर पूरा बैक पेट अंदर लेके और पूरा बैक बेंड करके एक जैसे सी बना दिया। जब ये मैं सी बनाती हूँ तो ये जो सुई है उसके मैं थक भी जाऊंगी, तो भी धीरे 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 उस सुई के अंदर ही ये ऐसे ऐसे बॉडी मेरा बैठ भी जाएगा, तो मेरा वेट उसी नीलिंग रोल पे ही रहेगा, ना राइट जाएगा ना लेफ्ट जाएगा ना ही फ्रंट जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो क्या होता है कि शुरू में जब आप ऐसे पोजीशन लिया है, फ्रेश बॉडी है, मसल्स आर होल्डिंग यू बैक और सब कुछ ठीक है, बट जैसे जैसे आप जितना ज्यादा होल्ड करेंगे धीरे धीरे हमारे मसल्स थक जाते हैं, और फिर क्योंकि आपका टेंडेंसी आगे गिरने का है वेट का, तो जैसे जैसे थक जाता है आपका बॉडी आगे और झुकता जाता है। और फिर आप देखोगे जो नीलिंग करता है उसको ज्यादा अच्छे से ये समझ में आएगा कि फिर फ्रंट में फिर वो राइफल को पुश करके राइफल लेफ्ट में हाथ जाने लगता है या आगे का मूवमेंट बढ़ता है, तो वो आप पोजीशन मेंटेन नहीं कर पाते। इसलिए ये जो सी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है नीलिंग में, जिससे आपका सारा पोजीशन आपका जो बॉडी वेट है राइफल का वेट है वो सारा यहाँ पीछे रहे, जो आपके आगे की जो राइफल का बैरल का जो मूवमेंट है उसको वो काउंटर वेट करके उसको बैलेंस करके रखता है, उसको होल्ड करके रखता है। तो ये जो ये सी है ये फॉर्म करना, और ये कोई नॉर्मली हम ऐसे नहीं बैठते हैं, तो ये चीज है होल्डिंग से और प्रैक्टिस से आती है, तो ये आपको सीखना पड़ेगा। ये सी
और अगेन लाइक प्रोन में जैसे बताया था, ये शोल्डर्स आपके क्लोज अगर हो जाएंगे तो जैसे ये सी हो जाएगा, बॉडी वेट एक जगह रहेगा और वो राइफल पे आएगा, और आपका जो शोल्डर में जो आपकी जगह है बट प्लेट के ऊपर जो शोल्डर प्रेशर पड़ता है वो कांस्टेंट रहेगा। कई बार क्या होता है, पोजीशन लेते लेते शूटर ये ऐसा कर देते, फिर ये पूरा राइट साइड ओपन है, फिर उसमें आपको शोल्डर प्रेशर कांस्टेंट नहीं मिलता है, एंड देन शूटर स्ट्रगल्स। ओके, सो ये इसमें ये दो सी है, जो प्रोन में जैसे बताया था वो क्लोज शोल्डर वाला और बैक। तो ये दो सी अगर आप मेंटेन कर पाते हो तो नीलिंग पोजीशन बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि फिर उसमें क्या होता है कि आपका सारा वेट पीछे ही है, आपके नीलिंग रोल पे वेट आप पूरे टाइम मेंटेन कर पाते हैं। सो डेवलपिंग अ नीलिंग पोजीशन के लिए अगेन प्रिपेयरिंग इक्विपमेंट, बट लेंथ तो चेक करना है, जैकेट ट्राउजर्स है, जैकेट के जो बटन्स है, जैकेट में नीलिंग में हमारे सारे ऑफकोर्स बैठना है तो लोअर बॉडी को फ्री रखना है, तो पेट के नीचे के सारे बटन खुलते हैं। तो कई शूटर्स एक बटन लगाते हैं, कई दो लगाते हैं, तो मेरे एडवाइस के हिसाब से 2 से 3 बटन लगाने चाहिए, ताकि वो आपको पीछे होल्ड करके रखे। अगर खुल जाता है तो फिर जैकेट आपके ये जो एब्डोमिनल एरिया है उसको सपोर्ट नहीं करता, और उसको ये जो पीछे रहना है, पीछे होल्ड करके रखते हैं बॉडी, उसको वो सपोर्ट नहीं करता। तो इसलिए दो मैम या एक कई बार बार बटन का फिर से बोल दीजिए। क्या। मैम बटन का फिर से बोल दीजिए। हाँ, नीलिंग में जो बटन लगते हैं, या तो मिनिमम 2 तो आपको लगाने हैं। कई बार जैसे मैं खुद एक आध बटन, मतलब आपके ये जो लोअर पार्ट है चेस्ट के जस्ट नीचे एक एक्स्ट्रा बटन हम ऐड कर देते हैं, ताकि आपको एटलीस्ट यहाँ तक जैकेट अच्छे से सपोर्ट करे, और वो जो सी फॉर्म किया हुआ है उसको मेंटेन करने में आपको मदद मिले। तो उसमें नीचे के बटन्स तो ऑफ कोर्स नहीं लगते, क्योंकि बॉडी को फ्रीली बैठना है। तो 2 या 3 बटन, मैक्सिमम 3। तीसरा बटन भी एक्चुअली, तीसरा बटन जो इसमें है, तो तीसरा नहीं लगता, वो 2 और तीसरे के बीच में हम एक एक्स्ट्रा बटन लगा देते हैं, ताकि नीलिंग में वो बॉडी को अच्छे से होल्ड करे। सो उस तरीके से जैकेट हम यूज करते हैं। ट्राउजर्स में आप देख सकते हो, ट्राउजर जैसे राइट लेग है उसको पूरा जिपर ऊपर करके ओपन करते हैं, और लेफ्ट लेग ऊपर से नीचे ओपन करते हैं, ताकि बैठने के बाद आपका लेफ्ट लेग का जो ट्राउजर है वो अपनी जगह पे बना रहे हैं, और एट द सेम टाइम वो आपके पैर को मोड़ने में भी मदद करे। फिर शूज है, शूज जैसे हम नीलिंग में जो शूज हम यूज करते हैं, तब मैंने उस कल बताया था कि जूते का पीछे जो वेलक्रो लगा रहता है, तो उसको खोलने से, जिस जूते पे राइट फुट का जो जूता है वो पीछे से अगर आप उसका वेलक्रो खोलते हैं, तो नीलिंग रोल पे आपको बैठने के लिए वो ज्यादा ज्यादा अच्छा सपोर्ट देता है, और ज्यादा अच्छे से आप उस पे बैठ पाते हो। अगर वो एंकल अगर आपका ऐसे टाइट है, अगर आपने खोला नहीं जूता और उसको अगर टाइट रख दिया वैसे ही, तो नीलिंग रोल का पूरा सपोर्ट वो नहीं ले पाता, क्योंकि ऊपर से वजन तो पड़ रहा है, लेकिन वो वजन से जो ये मुड़ना चाहिए वो मोड़ नहीं रहा। ओके, तो इसलिए उसको पीछे से वेलक्रो थोड़ा ढीला करो, और शूटिंग के लेसेस भी थोड़ा आगे से थोड़ा नीलिंग में लूज करो, तो आप ज्यादा अच्छे से नीलिंग रोल का सपोर्ट ले सकते हैं। और फिर बट प्लेट, जैसे मैंने कहा कि प्रोन में बट प्लेट ऊपर रहता है, स्टैंडिंग में काफी नीचे चला जाता है। तो नीलिंग में स्टैंडिंग के क्लोजर रहता है, बट इट इज ऑलमोस्ट क्लोज टू द सेंटर, मतलब ना ऊपर रहता है ना बहुत नीचे रहता है, बीच में रहता है, क्योंकि हम ऐसे बैठते हैं, ना प्रोन की तरह पूरा नीचे नहीं है और स्टैंडिंग की तरह पूरा सीधा नहीं है, ये दोनों के बीच में है। तो ये हमारे चीक का और आर्म पिट, इसका जो डिस्टेंस है इसके दोनों के बीच में है,
इसलिए बट प्लेट यूजुअली थोड़ा सेंटर्ड रहता है। ओके, तो वहाँ एक रफली जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसके लिए वो ठीक है, और जब बैट पोजीशन पूरा फिक्स हो जाए उसके बाद शूटर के हिसाब से उसको आप ऊपर नीचे कर सकते हो। फिर स्लिंग लेंथ, अभी अगेन वी आर यूजिंग स्लिंग, तो जैसे स्लिंग लेंथ का बताया था उसको टेंटेटिव एक स्लिंग लेंथ लेके आप शुरू कर सकते हो। नीलिंग रोल का साइज हर शूटर के हिसाब से अलग अलग होता है, उसका एक स्टैंडर्डाइज आता है, लेकिन उसका जो फीलिंग है उसके अंदर वो तो ये डिपेंड करता है कि शूटर कई जिनके पैर बहुत बड़े हैं, फुट साइज जिनका बड़ा है उनको ज्यादा फीलिंग चाहिए, जिनका पैर छोटा है उनको कम फीलिंग चाहिए। तो वो आपको हर शूटर के हिसाब से आपको उसका नीलिंग रोल फिल करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आप इसको देख सकते हैं कि कैसे नीलिंग पोजीशन लेना है। तो आप टारगेट का जो लाइन है, सेंटर लाइन, उसमें 45 डिग्रीज पे आप नीलिंग रोल रख के, फिर उसके ऊपर जो राइट फुट जो आता है वो 45 डिग्रीज में आता है। आई जस्ट चेक, अगर वो ये देख सकते हैं, इस लेफ्ट की फिगर में आप देख सकते हो कि ये जो रेड लाइन वो टारगेट का लाइन है। पहले ये 45 डिग्रीज में राइट फुट रख दिया, उसके सामने टारगेट के सामने लेफ्ट फुट रख दिया, और ये बेसिक पोजीशन है। फिर उसको टारगेट के साथ अलाइन करने के लिए फिर उसको घुमाना पड़ेगा, लेकिन पहले तो आप इसी 45 डिग्रीज में बैठना है ताकि बेसिक जो बैलेंस है बॉडी का वो आप समझ पाओ। फिर सिट इन पोजीशन, जैसे मैं कह रही थी बार बार कि आप टारगेट को फेस करके बैठो लाइक दिस, उसमें सी, फॉर्म सी, और उसके बाद आप बैलेंस चेक करो। फिर उसके बाद पहले ये जो विदाउट, ये आप विदाउट जैकेट ट्राउजर कर सकते हो, विद जैकेट ट्राउजर कर सकते हो, लेकिन पहले राइफल उठाने से पहले ये बेसिक बैलेंस बॉडी का आप चेक करो, तो शूटर को वो एहसास होता है कि हाउ इट फील्स व्हेन इट इज बैलेंस। उसके बाद राइफल उठा के अगेन देन यू कैन चेक द बैलेंस। इसमें आप देख सकते हो कि पहले तो वो शूटर विदाउट जैकेट ट्राउजर या जूता पहने बगैर ही जस्ट चेक उसका अपर बॉडी कितना, सारा बॉडी वेट नीलिंग रोल पे रखना है। फिर ट्राउजर पहन के, फिर जब ऐसे आप स्टेप बाय स्टेप जाते हो तो आपको शूटर को ये ज्यादा अच्छे से समझ में आता है कि कौन सी चीज कितना कैसे और कहाँ पे सपोर्ट कर रही है, और कैसे कैसे धीरे धीरे बैलेंस चेंज होता जाता है या फीलिंग चेंज हो जाती है, जो इनर पोजीशन हम कह रहे हैं वो कैसे कैसे चेंज हो जाती है एक एक इक्विपमेंट ऐड करने से। देन ऑफ कोर्स, और ये जैसे प्रोन में कहा था, आप इनिशियली जब पोजीशन लेते हो तो हैंड स्टॉक ढीला रखो ताकि आपका जो लेफ्ट हैंड है उसके अपने नेचुरल पोजीशन में जाके फंस जाए। एक बार वहां फंस जाए उसके बाद आप उसको हैंड स्टॉक को टाइट कर सकते हैं। तो सिमिलरली इवन इन नीलिंग, एक बार आपने राइफल उठा के पहले बेसिक बैलेंस देख लिया, सीज अच्छा है या नहीं वो देख लिया, बेसिक बैलेंस ठीक है, लेफ्ट हैंड अच्छे से अपनी जगह नेचुरल पोजीशन में है, उसके बाद यू कैन फिक्स हैंड स्टॉक। फिर उस हैंड स्टॉक के हिसाब से अगर शूटर को लग रहा है कि स्लिंग ठीक से सपोर्ट नहीं कर रहा है तो फिर आपको स्लिंग टाइट या लूज कर सकते हो आप। फिर स्लिंग के बाद आता है बट प्लेट। बट प्लेट आपको राइट लेफ्ट ऊपर नीचे जो भी जिस तरीके से सेट करना है उसको सेट करो। फिर उसके बाद चीक प्लेट। और ये पता है कि ये सीक्वेंस इसलिए है क्योंकि अगर आप पहले चीक चीक पीस सेट करोगे और फिर बट प्लेट सेट करोगे तो चीक का सेटिंग फिर चेंज हो जाएगा। तो इसलिए ये स्टेप बाय स्टेप करने से क्या होता है कि किसी भी जगह पे कोई लूप होल नहीं रहता, आपको एग्जैक्टली पता है किसके बाद क्या है। अगर बट सॉरी राइफल आपके क्लोज आ गया तो हेड पोजीशन आपका अलग है, अगर ये दूर है तो आप अलग तरीके से शूटर देख रहा है तो उस इस एंगल के लिए और इस जगह के लिए आप चीक सेट करोगे, और बाद में अगर उसको अंदर लाते हो तो चीक की पहली सेटिंग तो गलत हुई ना। तो इसलिए ये जो स्टेप्स है ये फॉलो करना बहुत जरूरी है। सो ये आप देख सकते हो कि एक बेसिक पोजीशन तो
हो गया। फिर उसके साथ आपको अलाइनिंग राइफल विद द लाइन ऑफ टारगेट। अभी इसमें जो डॉटेड वर्टिकल लाइन है वो टारगेट का सेंटर लाइन है इस पोजीशन में, ठीक है। अभी आप नीचे फोटो की नीचे की टारगेट की लाइन मत देखो, क्योंकि वो पोजीशन में आने के बाद की लाइन है। बट ओरिजिनली व्हेन टारगेट की सेंटर लाइन और जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, स्ट्रेट लाइन, रेड लाइन, वो आपका टारगेट का बेसिक आपकी लेन की लाइन है वो, ठीक है। तो ओरिजिनल पोजीशन ये ऐसा था। तो जब आप पहले सेट करोगे पोजीशन तो कुछ ऐसा बनेगा, और आपका जैसे प्रोन में दिखाया था, शूटर का बैरल विल एम लेफ्ट, डजेंट मैटर वो अगर लेफ्ट में एम भी कर रहा है कोई बात नहीं। एक बार पोजीशन सही बन गया, उसका बैलेंस ठीक बन गया, तो आपको सिर्फ उसको पूरा घुमा के टारगेट पे लाना है। आप राइट हैंड साइड में देख सकते हो कि सेम पोजीशन, उसको जो नीलिंग रोल है उसके अलोंग एक गोल उसको सिर्फ घुमा दिया। जैसे ये है, ये अभी यहाँ बैठा हुआ है नीलिंग रोल पे, ठीक है। नाउ दिस इज दिस इज पॉइंटिंग लेफ्ट। उसको मैं सिर्फ इस पॉइंट के अलावा ऐसे के ऐसे गोल घुमा के आपकी तरफ ला रही हूँ, है ना। बस इतना करना है उसको। अगर आप सिर्फ राइट लेग घुमाओ, सिर्फ लेफ्ट लेग घुमाओ, ये करने से क्या होता है, बॉडी का सारा जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। तो पहले बैलेंस बनाओ, जब सही बन जाएगा तो एंटायर पोजीशन आपको घुमानी है राइट की तरफ आपके नीलिंग रोल के हिसाब से। तो क्या हो जाएगा, फिर आपका जो बैरल है वो टारगेट की सेंटर लाइन के साथ अच्छे से अलाइन हो जाएगा। सो दिस इज हाउ यू अलाइन राइफल। और अगेन मैं दोबारा पहले भी 2 बार रिपीट कर चुकी हूँ, राइफल का अलाइनमेंट विथ टारगेट कम्स लास्ट, वो सबसे लास्ट चीज है करने की। कई बार नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम हम वो पहले टारगेट पे लाके फिर चीजें एडजस्ट करना शुरू करते हैं। वो बिल्कुल गलत है। पहले अपना पोजीशन सेट करो और उसके बाद टारगेट पे लाओ। अभी इसमें ऐसा है, अभी आप इसमें देख सकते हो लेफ्ट हैंड का पोजीशन। लेफ्ट हैंड का पोजीशन नीलिंग में जैसे सारे ही पोजीशन में जैसे शुरू में कहा था, एनाटॉमी बहुत ज्यादा मैटर करता है शूटर का। तो किसी का ये लंबा होता है इससे इसके प्रोपोर्शन में, किसी का ये लंबा होता है। आप देख सकते हो तीसरा जो शूटर है राइट, पूरे एक्सट्रीम राइट में जो है, उसका ये बोन बहुत लंबा है इसकी वजह से। तो उसका हाथ इतना ऊपर चला गया, तो उसको इनफैक्ट इस शूटर के साथ वो अगर उसका एल्बो नीलिंग के घुटने के ऊपर रखेगा तो राइफल इतना ऊंचा चला जाएगा उसको साइड दिखेगा ही नहीं, ठीक है। और वही यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका प्रोपोर्शन मोर और लेस दोनों, ये बोन और ये बोन ऑलमोस्ट सेम है। तो इसलिए ये शूटर अपना एल्बो नी के एकदम टॉप में सेंटर में रख के इज वेरी कंफर्टेबली ही कैन होल्ड। बट इसमें आप देख सकते हो कि शूटर का ओवरऑल हाथ काफी शॉर्ट है, तो जिसकी वजह से ना ये भी शॉर्ट है, इसलिए ये ज्यादा एल्बो नी के ऊपर आ नहीं सकता। और ऊपर से यहाँ पर भी इस हाथ को हाइट नहीं मिल रही राइफल को, इसलिए उसमें पाम रेस्ट ऐड करना पड़ रहा है। सो ये जो चीजें हैं ये शूटर टू शूटर डिपेंड करता है कि आप अपने शूटर का क्या रिक्वायरमेंट है वो समझ के आपको ये करना है। हर सारे शूटर को एक ही रूल आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो शूटर की एनाटॉमी के हिसाब से, उसके फिजिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से आपको उसका सेटिंग करनी है। फिर फाइन ट्यूनिंग में अगेन सेम चीजें हैं। बट हुक है जो उस पर्टिकुलर पोजीशन में आप कैसे उसको सेट करते हो। ग्रिप है, ताकि क्योंकि अभी इसमें ग्रिप थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि राइट हैंड को कोई भी देयर इज नो सपोर्ट, और जैसे स्टैंडिंग में एटलीस्ट वो चेस्ट पे आप इसको रेस्ट करते हो राइट हैंड को, नीलिंग में तो ये फ्री है, वो आप अपने बॉडी पे भी वो रेस्ट नहीं हो सकता। तो इसका राइट हैंड का वजन ग्रिप पे होता है। तो ग्रिप का ये जो डिस्टेंस है वो बहुत मायने रखता है, किस जगह पे आप उस ग्रिप पे अपना हाथ रेस्ट करते हो।
वो बहुत जरूरी है। तो ग्रिप की सेटिंग यहाँ बहुत मायने रखती है। फिर हेड पोजीशन का तो मैंने पहले भी बता दिया कि आप उसके ऊपर आपका साइट अलाइनमेंट, साइट पिक्चर डिपेंड करता है, तो उस हिसाब से आपको हेड पोजीशन भी डिसाइड करना है। और बैलेंसिंग राइफल, ये भी ये अभी इसमें आप कहाँ राइफल को किस जगह पे सपोर्ट कर रहे हो उसके ऊपर उसका बैलेंस चेंज होता है। प्रोन में हाथ अगर आपका बहुत ज्यादा है तो आपको आगे वेट डालना पड़ेगा, स्टैंडिंग में हाथ तो ऑफकोर्स पीछे रहता है, तो हमें पीछे वेट डालना पड़ता है क्योंकि आगे वेट बहुत भारी हो जाता है। तो उसी हिसाब से नीलिंग पोजीशन में भी हो सकता है आप का जो बैलेंस है वो उस हिसाब से आपको वो वेट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज करना पड़ेगा। तो आप इसमें देख सकते हो पाम रेस्ट जो है, तो इसमें आप देख सकते हो जो पाम रेस्ट है, तो हर एक ने तो बिल्कुल यूज ही नहीं किया है और दोनों ने अपने हिसाब से अलग अलग हाइट का पाम रेस्ट यूज किया है। तो वैसे ही इसमें बैलेंसिंग का फोटो नहीं है, बैलेंसिंग का तो मैंने स्टैंडिंग में आपको दिखा दिया था। So that's how you can, these are all basics of setting positions. उसको आपको बार बार इसके बारे में सोच के थोड़ा एक्सपीरियंस के साथ you will understand these things better। और जो आपकी फिजिकल जो क्लास लगेगी, प्रैक्टिकल की जब क्लास लगेगी, तो इसके बारे में आप सोचो और समझने की कोशिश करो इस पीपीटी का सपोर्ट लेके। और फिर आप प्रैक्टिकल के क्लास में आप जो भी डाउट्स है आपके वहां पे आप क्लियर कर सकते हो, ज्यादा अच्छी तरीके से इन चीजों को समझ सकते हो। तो हम शाम को मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, शाम को फिर मैम दोबारा मिलेंगे, ठीक है? मैम थैंक यू फिर सो आप मच सवाल दीपाली, पूछ सकते। हाँ जी थैंक यू। बड़ी ओके टेक्निकल चीज को इतने सिंपल वे में, सिस्टमेटिकली वे में आपने एक्सप्लेन किया, स्टेप बाय स्टेप। आई थिंक सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा। मैम जो Yes, नहीं ma'am. समझ आया Yes, ma'am. शाम को मैम मिलते हैं। Thank you so much, ma'am. 4:30 एवरीबडी शुड बी प्रेजेंट देयर। और बीच में बार बार आके जाना मत करिए, अविनाश एक झालं बार माझं। एंटर करते हैं फिर आ जाइए। लास्ट